सोवियत संघ के विघटन के कारणों की जो बात करें, विघटन के कारणों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब विघटन के कारण जानेंगे तब हम समझेंगे विघटन की घटना और फिर दो ध्रुवीय विश्व का अंत। तो विघटन के कारणों में हम ये देखें कि सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में वैसे तो 1945 से उभरना शुरू हुआ। आधुनिक सोवियत संघ की शुरुआत तो 1917 से हुई, लेकिन महाशक्ति के रूप में 1945 से उसकी शुरुआत मानते हैं और अमेरिका के अलावा उसके बराबरी की कोई और शक्तियां तो थी नहीं। तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक तरह का खेल चला, एक दूसरे की शक्ति को गिराना और अपनी शक्ति को बढ़ाना। ये पूरा शीत युद्ध का काल जो 1945 से 1990 तक का है, बल्कि 1985 तक का हम माने, इस काल में ये दो खेल सतत रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होते रहे। सोवियत संघ और अमेरिका के द्वारा एक दूसरे की ताकत को गिराना और अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास। जैसे एक मजाक है ना कि दो लाइनें खींच दी, अब एक लाइन को हम बड़ा कर दें और दूसरी को यथावत रहने दें तो बड़ी लाइन बड़ी हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि हम दूसरे की लाइन को छोटी कर दें, मिटा दें आधा, तो हमारी लाइन दूसरी पहली वाली लाइन यथावत बनी रहेगी। यहाँ पर यही खेल चलता रहा और परिणाम क्या हुआ कि पूरी एनर्जी इसी बात पर लगी रही कि कैसे एक दूसरे को पटखनी दें। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अमेरिका और रूस, इन दोनों ने कुछ नए नए तरीके अख्तियार किए विश्व के देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए। उदाहरण के लिए जितने भी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे 1945 के बाद, आपको बता दें लगभग 100 देश स्वतंत्र हुए। 1945 से 1955 के बीच लगभग 100 देश एशिया और अफ्रीका, अमेरिका में स्वतंत्र हुए। इन स्वतंत्र देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सोवियत संघ और अमेरिका ने इन देशों को काफ़ी आर्थिक मदद देने की कोशिश की ताकि इस आर्थिक मदद के माध्यम से इन्हें वे अपने खेमे में, अपने पक्ष में ला सकें। ये आर्थिक मदद इसलिए नहीं थी कि ये देश उन देशों की वास्तव में मदद करना चाहते थे, बल्कि इसलिए थी कि उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहते थे। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, ये आर्थिक मदद एक तरह की घूस होती थी अपना प्रभाव क्षेत्र उन देशों में बनाने के लिए। तो नवनिर्वाचित देशों को बड़ा फ़ायदा तो हुआ इससे, लेकिन कुछ लोग, कुछ देश इसके दबाव में आकर या तो अमेरिकी खेमे में चले गए या सोवियत खेमे में चले गए। जहाँ तक भारत की बात है, भारत ने एक बड़ी अच्छी नीति अपनाई थी जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। बिना इन दोनों किसी गुट में रहे, इन दोनों देशों के साथ ऐसे संबंध रखना कि आर्थिक मदद भी मिलती रहे और इन गुटों का दबाव भी न रहे, यह भारत की नीति थी। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आर्थिक मदद के जरिए इन लोगों ने देशों को खरीदने की कोशिश की। जहाँ तक साम्यवादी देश की बात है, सोवियत संघ का विचार था कि यदि सोवियत संघ में साम्यवाद को सफल होना है, यदि सोवियत संघ के अंदर साम्यवाद की जड़ें मजबूत होनी हैं, तो ज़रूरी है कि सोवियत संघ के बाहर, उसके चारों तरफ, सोवियत संघ की सीमा के चारों तरफ और विश्व के अन्य देशों में साम्यवाद बढ़ाया जाए। यानी उसकी नीति थी कि हमारे देश में साम्यवाद की सफलता अन्य देशों में बढ़ते साम्यवाद पर निर्भर करती है और इसलिए भी उसने इन देशों में साम्यवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए भी बहुत पैसा खर्च किया। तो एक और आर्थिक मदद के रूप में खर्च, दूसरा साम्यवाद के प्रचार प्रसार में खर्च। इसके जो परिणाम थे, इन खर्चों का परिणाम क्या हुआ? खुद का विकास रुक गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था सोवियत संघ से कई गुना बेहतर थी, तो इन देशों पर अपना खर्च करने पर भी, अपने द्वारा आर्थिक मदद करने पर भी अमेरिका की अंदरूनी अर्थव्यवस्था चरमराई नहीं, मजबूत थी। लेकिन सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कुछ थम सी गई
उसका विकास कुछ रुक सा गया, क्योंकि काफ़ी पैसा साम्यवाद के प्रचार प्रसार, नवनिर्मित देशों को, नव उदित नव स्वतंत्र देशों को अपने पक्ष में लेने के लिए खर्च किया जाने लगा। साथ ही हथियारों की होड़, इस काल ने 1945 से 1985 के बीच हथियारों की खरीदी बिक्री को एक सामान्य प्रक्रिया मानते हुए इन राष्ट्रों ने हथियारों पर इतना खर्च किया कि अंदर की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ की जहाँ तक बात है तो वह अंदर से खोखला होने लगा। उसके जो हथियारों पे किए गए खर्च, उससे उसका विकास रुक गया। परिणाम 1990 में ऐसी परिस्थितियों में सोवियत संघ अपने ही गणराज्यों को अपने प्रभुत्व में नहीं रख पाया, क्योंकि उसका सारा पैसा तो साम्यवाद के विस्तार में, नव स्वतंत्र देशों को अपने पक्ष में करने में, हथियारों की होड़ में और न जाने ऐसे कितनी चीज़ों में खर्च किया जाने लगा जिसका सोवियत संघ के नागरिकों से कोई सरोकार नहीं था। परिणाम क्या हुआ कि जो सोवियत संघ के अंदर के गणराज्य थे उस पर भी उसकी पकड़ कमज़ोर हो गई, प्रभुत्व कम हो गया, शक्ति खोखली हो गई और ये देश स्वतंत्रता मांगने लगे। जैसा कि सोवियत संघ के पूर्व दिशा में स्थित देशों ने स्वतंत्रता मांगी और स्वतंत्र हो गए, तो अब इस बयार का असर अंदर भी पड़ा और अंदर पड़ने पर इनके द्वारा स्वतंत्रता मिलना सरल हो गया, क्योंकि अब सोवियत व्यवस्था ही चरमरा गई थी, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गई थी। सोवियत संघ का सोवियत गणराज्यों पर पकड़ जो है वो कम हो गया था, तो उस हद तक अंदर के गणराज्यों को स्वतंत्रता मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई और 1990 होते होते सोवियत संघ पूरी तरह बिखर गया, टूट गया, विघटन हो गया और 15 गणराज्य बने। रूस सोवियत संघ का उसमें उत्तराधिकारी बना, जैसा पहले बताया। तो ये संक्षिप्त में सोवियत संघ के विघटन की गाथा है, घटनाक्रम की। कैसे एक कारक बनता है और वह कारक दूसरा कारण बनता है, इसका एक बड़ा रोचक खाका सोवियत संघ के विघटन की कहानी में दिखाई देता है। अब हम चलते हैं विघटन के कारणों को समझने के लिए। सर्वप्रथम, राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से सोवियत संघ कमज़ोर हो चुका था। उसके साथ ही उपभोक्ता वस्तुएं, दैनंदिनी की जो चीज़ें थी, ब्रेड, बटर, टूथपेस्ट, मिल्क आदि आदि, सब्जी भाजी, अन्य उत्पादन, ये सब अब बड़ी मुश्किलों से उपलब्ध होने लगे थे। इनकी कीमतें बढ़ने लगी थी और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी से जनता में असंतोष बढ़ गया, जनता में असंतोष व्याप्त हो गया। और इन कमी क्यों? क्योंकि सारा पैसा अब सामरिक विकास पर खर्च किया जाने लगा, सैन्य विकास पर खर्च किया जाने लगा, विदेशी राजनीति में खर्च किया जाने लगा। तो इसलिए जनता के असंतोष का एक कारण उपभोक्ता सामानों की कमी और आर्थिक राजनीतिक जिससे कमज़ोर होना। दूसरा कारण, गोर्बाचेव की जो सुधार की नीति थी, वे नीतियां तो अच्छी थीं, लेकिन गति इसकी बड़ी धीमी थी। इस धीमी गति से वहाँ की जनता संतुष्ट नहीं हुई। यद्यपि इस बात से खुश थी कि गोर्बाचेव उदारवादी हैं, नरमपंथी हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों में कुछ हद तक विश्वास करते हैं, लेकिन इसकी प्रगति बहुत धीमी थी, जिससे जनता नाखुश थी। तीसरा कारण, एक और जहाँ साम्यवादी व्यवस्था की बुराइयाँ यहाँ की जनता को दिखने लगी थी, दूसरी ओर पूंजीवादी विचारधारा की अच्छाइयाँ इन लोगों को आकर्षित करने लगी। पूंजीवादी देशों की जो समृद्धि है, पूंजीवादी देशों की बढ़ती संपन्नता, पूंजीवादी देशों की बढ़ती ताकत,
यहाँ के लोगों को आकर्षित करने लगी और इसलिए भी लोग साम्यवादी विचारधारा से खिन्न होने लगे। साम्यवादी विचारधारा से पूंजीवादी विचारधारा को लोग बेहतर समझने लगे। यह भी विघटन का एक कारण बना। चौथा, कम्युनिस्ट पार्टी ने 1917 से लगभग 1987 तक शासन किया, या कहना चाहिए 1990 तक, करीब 70 साल से ज़्यादा। इस शासन काल में धीरे धीरे वहाँ पर अधिनायकवाद, समाजवाद के बदले एक तरीके से अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप बढ़ती गई, तानाशाही बढ़ती गई। एक पार्टी का पूरे नियंत्रण की सत्ताशाही चलने लगी, लोगों की आवाज़ दबाई जाने लगी और इसके साथ इस पार्टी ने अपनी कोई जवाबदेही भी जनता के प्रति नहीं रखी। उसने अपने को कतई उत्तरदायी नहीं माना जनता की दिक्कतों के लिए। इस बात से भी लोग बहुत नाराज थे। जनता में जिस प्रकार पड़ोसी राष्ट्रों में, पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की आवाज़ ने उनको स्वतंत्र किया, उसी प्रकार जनता के अंदर भी अब राष्ट्रवाद की भावना आने लगी। और ये जो 14 गणराज्य थे रूस को छोड़कर, जो वैसे ही अपने दबे होने के कारण नाराज थे, वहाँ की जनता भी इस प्रकार इन बातों से नाराज होने लगी और राष्ट्रवाद की बढ़ती पनपती भावना दिन प्रतिदिन विघटन की ओर रूस को ले जाने लगी। इनमें भी अब इन राष्ट्रों में भी जो बाद में गणराज्य कहलाया, इनमें संप्रभुता की इच्छा तीव्र से तीव्रतर होने लगी। तो इस प्रकार अगला कारण संप्रभुता की बढ़ती इच्छा और राष्ट्रवाद का बढ़ता प्रभाव। अगला कारण 1979 में सोवियत संघ ने किसी कारणों से अफ़गानिस्तान पर हमला किया। अफ़गानिस्तान भारत की सीमा से लगा हुआ देश है और उसका उत्तरी सीमा सोवियत संघ से लगी हुई है। यहाँ पर उसने हमला किया और उस हमले में इसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अपने हजारों सैनिक मारे गए और आर्थिक दृष्टि से इसने यूरोप को और सोवियत संघ को और कमज़ोर कर दिया। परिणाम क्या हुआ? जनता खिन्न हो गई, जनता और नाराज़ हो गई और विश्व राजनीति में भी सोवियत संघ की छीछालेदर होने लगी। विश्व के अधिकतर देशों ने इस हमले की आलोचना की और इस सैनिक हस्तक्षेप को गलत ठहराया। तो इस प्रकार विश्व के देशों का जो उसको कुछ समर्थन मिल सकता था अंदरूनी मामले के लिए, वह समर्थन भी इसे नहीं मिला और अफ़गानिस्तान का हमला सोवियत संघ के लिए एक बहुत अहम कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। अगला कारण विघटन का है हथियारों की होड़, जिसका पूर्व में जिक्र किया जा चुका है। इस होड़ में, इस दौड़ से विकास ही अवरुद्ध ही नहीं हुआ, बल्कि एक तरीके से विकास में ह्रास होने लगा और काफ़ी पैसा इसमें जाने लगा। धन विकास के बदले हथियारों का विकास, धन को विकास में लगाने के बदले अब हथियारों के विकास में धन लगाने जाने लगा। इससे सोवियत संघ के अंदर की जो अर्थव्यवस्था है, आधारभूत ढांचा है, वह खोखला हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कारण मूलतः सोवियत संघ के विघटन के संक्षिप्त में रहे हैं। के बदले वहाँ धीरे धीरे कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई, आने लगी, कैसे घुसने का प्रयास करने लगी और समाजवादी व्यवस्था के बदले धीरे धीरे कैसे पूंजीवाद ने प्रवेश करना शुरू किया। अब हम थोड़ा इसको जानने की कोशिश करें। एक बार मैं पुनः बता दूं कि समाजवादी व्यवस्था वो जिसमें सरकार का नियंत्रण सभी गतिविधियों पर रहता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। ये चार जो अंग होते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के, लैंड, लेबर, कैपिटल यानी पैसा और ऑर्गेनाइजेशन यानी जो भी संस्थाएं, इन चारों पर पूरा सरकारी नियंत्रण, कठोर नियंत्रण रहता है। वह साम्यवादी व्यवस्था कहलाती है। सरकार का दखल हर क्षेत्र में रहता है, हर चीज सरकार तय करती है।
वहीं पूंजीवादी व्यवस्था इसकी ठीक उल्टी है, यानी जहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन ये चारों निजी हाथों में होता है। सरकार इसमें कतई रुचि नहीं लेती, हस्तक्षेप नहीं करती, दखल नहीं देती। जमीन का स्वामित्व निजी हाथों में, मजदूरी, कौशल सब व्यक्तियों का, सरकार का उससे कोई सरोकार नहीं। पैसा, पूंजी सब व्यक्तियों का, हर व्यक्ति जो चाहे जितना पैसा लगाना चाहे उतना लगाए, सरकार उसमें कुछ नहीं करेगी। और ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो व्यवस्था है, व्यापार की व्यवस्था या फैक्ट्री आदि, ये सारा व्यक्ति करेगा, यानी सरकार का इसमें बिल्कुल दखल नहीं होता। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि समाजवादी व्यवस्था जिसकी इतनी गहरी पैठ हो चुकी थी 1917 के बाद से, उसमें पूंजीवादी व्यवस्था का प्रवेश होने के क्या कारण थे? बाद में पूंजीवादी व्यवस्था विस्तृत हुई, वो बात दूसरी, पर पहला सवाल यह था कि आखिर ऐसी क्या बात थी जिससे लोगों का ध्यान पूंजीवादी व्यवस्था की ओर जाने लगा। इस पर चर्चा करते समय सबसे पहले हमें देखना होगा कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए। सोवियत संघ के विघटन का घटनाक्रम तो हमने समझा, सोवियत संघ के टूटने का इतिहास, क्रमिक इतिहास तो हमने जाना। अब हम थोड़ा जाने कि इसके टूटने के परिणाम क्या हुए, देश के अंदर इसके क्या परिणाम हुए, सोवियत संघ के अंदर, और सोवियत संघ के बाहर इसके क्या परिणाम हुए। परिणामों की बात करें तो एक परिणाम हम सबको स्पष्ट था, जो अभी तक हम समझ गए होंगे, कि सोवियत संघ नहीं रहा। दूसरा परिणाम ये कि 15 नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। तीसरा परिणाम भी हम समझ चुके हैं कि इनमें से कई राष्ट्रों में गणराज्य की भावना आई, गणराज्यिक व्यवस्था प्रारंभ हुई। और गणराज्य क्या है? जहां का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाए उसे गणराज्य कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। तो इस प्रकार ये तीन परिवर्तन सोवियत संघ के विघटन के बाद हुए, ये तो हम जानते हैं। और हाँ, चौथा परिवर्तन की यदि बात करें तो हम कह सकते हैं कि यूरोप और एशिया का नक्शा बदल गया, यानी पुराने नक्शे सारे बेकार हो गए। 1991 के पहले के नक्शे अब पुराने माने जाने लगे और नए नक्शे 1991 के बाद आए। तो ये चार जानकारियां और चार बातों की समझ तो हमको हो गई। अब हम थोड़ा और देखें कि इसके और क्या क्या परिणाम हुए। पांचवा परिणाम कि जो पहली दुनिया थी, आपको याद होगा पहली दुनिया का अर्थ क्या है? पहली दुनिया यानी अमेरिका और उससे जुड़े हुए उसके मित्र राष्ट्र। उसी प्रकार दूसरी दुनिया क्या है? दूसरी दुनिया यानी सोवियत संघ और उससे जुड़े हुए राष्ट्र। तो दूसरी दुनिया अब समाप्त हो गई, क्योंकि सोवियत संघ समाप्त हो गया और दूसरी दुनिया का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तो सोवियत संघ की समाप्ति के साथ ही दूसरी दुनिया समाप्त हो गई। समाप्त का अर्थ यह नहीं कि वह पूरी गायब हो गई, समाप्त का अर्थ यह हुआ कि अब सोवियत संघ जैसे नाम का देश अब अस्तित्व में नहीं रहा, उसके बदले नए देशों का नाम सामने आया, उस हिस्से में नए देश बन गए। सोवियत संघ की जो मित्र राष्ट्रों की जो मंडली थी, जिसे हम वॉर्सो पैक्ट कहते हैं, आपको याद होगा वॉर्सो पैक्ट अमेरिका द्वारा बनाए गए नाटो के जवाब में बनाया गया था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के उत्तर में, उसके जवाब में सोवियत संघ ने भी ऐसी मिलिट्री संधियां, सैनिक संधियां की थी। उसमें से जो सबसे बड़ी संधि थी, जिसमें सबसे ज्यादा देश शामिल थे, वे कहलाते थे वॉर्सो पैक्ट। मित्र राष्ट्रों की बात करें तो सोवियत संघ के मित्र राष्ट्र या सोवियत संघ के गुट में
पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। अब पूर्वी यूरोप किसे देखते हैं, देखिए नक्शे में। यूरोप को पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप दो भागों में बांट के देखिए तो आप पाएंगे कि पश्चिमी यूरोप में वे देश हैं जो अमेरिका के निकट हैं, भौगोलिक दृष्टि से भी अमेरिका के निकट हैं और उनका झुकाव विचारधारा के रूप में भी, मित्रता के रूप में भी अमेरिका से ज्यादा है। ये कौन कौन से देश हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन आदि आदि। ये पश्चिमी यूरोपीय देश कहलाते हैं क्योंकि ये यूरोप में पश्चिम में है और यूरोप के पश्चिमी देशों के बाजू में जो हैं वे पूर्वी यूरोप कहलाते हैं। तो जो पूर्वी यूरोपीय देश, जिसमें हम कह सकते हैं चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया, ऐसे देश जो साम्यवादी थे वे रूस की ओर झुके हुए थे और जिनकी सीमाएं रूस के निकट थी, वे पूर्वी यूरोपीय देश कहलाते हैं। तो इस प्रकार यूरोप को दो भागों में बांट दिया गया एक विचार के लिए, और पूर्वी यूरोप के जो देश थे जो सोवियत संघ से विचारधारा में ही निकट नहीं थे बल्कि भौगोलिक दृष्टि से भी निकट थे, अब वे लोग भी पश्चिमी यूरोप की ओर मुड़ने लगे। पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से बड़े ही गंभीर रहे, क्योंकि जब दूसरी दुनिया खत्म हुई और जब पूर्वी यूरोप के इन देशों में समाजवादी व्यवस्था खत्म हुई तो पूरी विश्व राजनीति बदल गई। एक पूरी दुनिया ही जब हट गई, एक पूरा ध्रुव ही जब गायब हो गया, एक ध्रुव, सोवियत संघ तो एक ध्रुव था, एक ध्रुव ही नक्शे से मिट गया, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार एक ध्रुव के जाने से पूरी दुनिया के नक्शे में परिवर्तन आया होगा और यहीं से एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत होती है। इसका परिणाम क्या हुआ कि शीत युद्ध के दौर के संघर्ष समाप्त हो गए। शीत युद्ध में जो बहुत तनातनी मची थी, जिसका जिक्र हमने उस समय किया है पिछले अध्यायों में, वो जो तनाव था उसको यदि आप याद करें तो रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि शीत युद्ध में हर देश तनावग्रस्त था। मैं एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि शीत युद्ध आखिर है क्या। शीत युद्ध का अर्थ ये नहीं कि वह ठंडा युद्ध हो या कोई ठंडक हो, शीत हो। शीत युद्ध का अर्थ ऐसा युद्ध जिसमें हथियार नहीं चलाए जाते, जिसमें आमने सामने हाथ से या हथियारों से लड़ाई नहीं होती। ऐसी लड़ाई या ऐसा युद्ध जो हथियार के बदले जीभ से या संचार माध्यमों से लड़ा जाता है, उसे कहते हैं शीत युद्ध। जीभ से कैसे लड़ाई होती है? जिसे हम तू मैं कहते हैं, जिसे हम बहस करते हैं, वही लड़ाई कहलाती है शीत युद्ध। एक ने कुछ कहा, दूसरा उससे ज्यादा बोलेगा, फिर उसके बाद पहला व्यक्ति उसकी प्रतिक्रिया में फिर और ज्यादा गर्म होकर बोलेगा, यही शीत युद्ध था। अब जब शीत युद्ध के काल की समाप्ति की बात करें तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक ध्रुव जब खत्म हो गया तो अब लड़ाई किससे? तो इससे शीत युद्ध के दौर के संघर्ष पूरी तरह समाप्त हो गया। समाजवादी विचारधारा की जगह अब पूंजीवादी विचारधारा पनपने लगी। स्वतंत्र राज्यों का दिया हुआ तथा लोकतांत्रिक प्रणाली, बाजार व्यवस्था, इस पर श्रेष्ठता की मुहर लगी। लोग ऐसा समझने लगे, लोग मानने लगे, और उनके सामने उदाहरण थे कि दूसरी दुनिया की जो आर्थिक व्यवस्था थी, जिसे समाजवादी व्यवस्था कहते हैं, यह अच्छी नहीं है, इसकी अपनी बहुत सारी खामियां हैं। तो एक और इस देश के नागरिक, इस देश के लोग जहां
समाजवादी व्यवस्था की खामियों से परिचित थे, वहीं वे लोग दूसरी ओर पूंजीवादी व्यवस्था के आकर्षण में डूबे जा रहे थे। पूंजीवादी व्यवस्था में लोग बिल्कुल बोलने के लिए स्वतंत्र थे। स्वतंत्रता का अधिकार, घूमने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और सभी तरह के अधिकार मानव को मिले हुए थे, जिससे लोगों को बड़ी खुशी थी। वहां के लोग बड़े खुश दिखते थे। परिणाम क्या हुआ कि धीरे 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 समाजवादी विचारधारा की जगह पूंजीवादी विचारधारा आने लगी। स्वतंत्र राज्यों का दिया हुआ तथा लोकतांत्रिक प्रणाली और बाजार अर्थव्यवस्था, इस पर श्रेष्ठता की मुहर लगना, मतलब ये साबित होने लगा, ऐसा स्पष्ट दिखने लगा कि मुक्त व्यापार ही व्यापार का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। कंट्रोल्ड बिजनेस, सरकार के द्वारा निर्देशित, सरकार के द्वारा नियंत्रित व्यापार अच्छा नहीं रहता, उसकी अपनी बहुत सारी खामियां हैं। इसलिए मुक्त व्यापार अच्छा है। ये जो लोभ था, यह इन देशों के लोगों को और इन पूर्वी यूरोप के देशों को पश्चिमी यूरोप की ओर झुकाने में कामयाब हो गया। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध भी बदल गया। जो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, सोवियत संघ, वह टूट गया। सोवियत संघ के अंतर्गत के देश अब अपने अपने तरीके से अपनी ताकत बनाने लगे, अपनी अपनी स्वतंत्रता को अपने तरीके से देखने लगे और शक्ति संबंध ऐसा बदला कि अब अमेरिका एक महाशक्ति, दो में से एक महाशक्ति न रह करके अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति हो गया और पूरी दुनिया ने इसके बाद अमेरिकी वर्चस्व को ही देखा। अमेरिका, अमेरिका और अमेरिका, इसके अलावा और कोई दूसरा देश नहीं।